बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड विच इज़ बेसिकली ए डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसके हम जर्नल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं और इसके इक्वेशंस को देखते हैं। सो कंसिडर दिस, आपका जो है वो एक कॉन्टीन्यूस बीम है जो कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्पैन 1, 2 एंड स्पैन 3। ठीक है, ए बी बी सी एंड सी डी। यहाँ पे आप गौर करें कि आपके पास जो स्पैन 1 है इसके ऊपर कोई डायरेक्ट लोडिंग है और वो पॉइंट लोड है, और स्पैन 3 जो है उसके ऊपर यूडीएल एक डायरेक्ट लोडिंग है, जबकि स्पैन बी सी जो है इसके ऊपर कोई डायरेक्ट लोडिंग नहीं है। ठीक है, यहीं से हम अपना ये लेक्चर शुरू करेंगे कि ऐसे मेंबर जिनके ऊपर डायरेक्ट लोडिंग नहीं है तो उसको हम कैसे डील करते हैं, और आगे हम इसी चीज़ को प्रोसीड करेंगे और फिर इन चीज़ों को भी हम काउंट करेंगे। तो इलास्टिक कर्व यानी इस लोड की वजह से जो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप होगी, ये जो रेड डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, तो ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप है, या इसे हम इलास्टिक कर्व कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप गौर करें। अच्छा, इन यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वहाँ इसके जो ई जो है दैट इज़ द मटेरियल लेवल प्रॉपर्टी, आई इज़ द क्रॉस सेक्शन लेवल प्रॉपर्टी, और एल जो है वो मेंबर लेवल प्रॉपर्टी है। तो नॉर्मली फील्ड में तो ई आई को कांस्टेंट ही रखा जाता है मोस्टली, लेकिन डिफरेंट हो सकती हैं ये। ठीक है, और लेंथ नॉर्मली फील्ड में डिफरेंट होती है, यानी कॉलम्स की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आल मोस्टली डिफरेंट होती हैं और सेम भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे चांसेस हैं, डिपेंड करता है लेंथ आपके आर्किटेक्चर ड्राइंग्स पर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ अगर आप कोई टेंजेंट लाइन लगाएं इस कर्व के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशंस आ रही है। ये सी पॉइंट है, इसको हम थीटा सी कह देंगे, ये बी पॉइंट है, इसको हम थीटा बी कह देंगे। अब ये रोटेशन आने का मतलब ये है कि इन मेंबर एंड्स के ऊपर कुछ बेंडिंग मूवमेंट एक्ट कर रही हैं, जिनको हम एम बी सी और एम सी बी का नाम देते हैं। अगर मैं बी सी को आइसोलेट कर दूं इस पूरे स्ट्रक्चर से जो कि ये है, तो इन मेंबर्स और इन रोटेशन के बीच के रिलेशनशिप को बेसिकली स्लोप डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप या स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस, तो दीज आर द रिलेशन बिटवीन द मेंबर एंड मूवमेंट्स एंड द मेंबर एंड रोटेशंस। तो ये मेंबर एंड मूवमेंट्स और मेंबर एंड रोटेशंस की जो रिलेशनशिप है, इसी को ही हम वो करते हैं, यानी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस कहते हैं। तो मूवमेंट्स क्यों? क्योंकि मूवमेंट्स को हम थीटा से रिलेट करते हैं, या बेसिकली थीटा और मूवमेंट का रिलेशन होता है, और फोर्स का जो रिलेशन होता है वो बेसिकली ट्रांसलेशन के साथ होता है। ठीक है, एक्सियल भी हो सकता है, लेटरल भी हो सकता है। सो दीज आर बेसिकली फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशनशिप। और हम ये एनालिसिस जो है ये फोर्स डिफॉर्मेशन लीनियर तक सिस्टम को रखेंगे, आगे नॉन लीनियर पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हो गई। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं कुछ साइन कन्वेंशंस, और यहाँ पे अब थोड़ा सा प्रॉपर्ली डिफाइन इसको कर देते हैं। सो द रिलेशन बिटवीन एम बी सी, ठीक है, एम सी बी, थीटा बी और थीटा सी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का नाम देते हैं। और ये हमारी एज्यूम डायरेक्शन है। हम ऐसे करते हैं, एक साइन कन्वेंशन चूज़ कर लेते हैं, और वो हम चूज़ करते हैं कि हम काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। आप डिफरेंट बुक्स देखेंगे, शायद उन्होंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया होगा। ठीक है, तो उनकी फॉर्मुलेशन कुछ अलग आएगी। तो ये है, तो ये हमारी एज्यूम डायरेक्शंस हो गई, और ये एंगल भी काउंटर क्लॉकवाइज हैं, तो ये भी हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगर हम जब बाद में कुछ बीम और फ्रेम्स के क्वेश्चन करेंगे, अगर उसमें लेट सपोज एम बी सी नेगेटिव आ गया या एम सी बी नेगेटिव आ गया, तो हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। यानी अगर ये नेगेटिव आ गया तो हम बजाय इस तरह हम इसको इस तरह अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वी विल रिवर्स देयर डायरेक्शन। अब यहाँ पे
जो आपके पास बेसिकली स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस हैं उसकी ये फुल फॉर्म है, लेकिन हम हर वक्त इसको फुल फॉर्म में नहीं यूज़ करते। इसलिए आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपका इस बी सी के ऊपर कोई डायरेक्ट लोडिंग नहीं है। अगर किसी मेंबर के ऊपर कोई डायरेक्ट लोडिंग ना हो तो आप इस इक्वेशन का सिर्फ ये वाला हिस्सा यूज़ करेंगे। ये डेल्टा और एफ ई एम की तरफ हम आते हैं, आपने सिर्फ इस इक्वेशन का ये वाला हिस्सा यूज़ करना है। ठीक है, इस मेंबर के लिए सी डी के लिए आप इस वाले हिस्से के साथ सिर्फ एफ ई एम को ऐड कर देंगे। अगर कोई यू डी एल हो, कोई पॉइंट लोड हो, कोई ट्राइंगुलर लोड हो, तो उसके आपका एफ ई एम का पार्ट भी इसमें आएगा। यानी अगर किसी मेंबर के ऊपर कोई डायरेक्ट लोडिंग हो, ठीक है, और अगर नहीं होगा लाइक बी सी, तो आपका सिर्फ ये जो बॉक्स में है ये वाला जो पोर्शन है इक्वेशन का वो यूज़ होगा। अब ये डेल्टा क्या है? डेल्टा ये है कि लेट सपोज आपका कोई सपोर्ट सेटल कर जाता है लाइक बी, तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, लाइक डेल्टा बी कोई 1 इंच जो है वो नीचे सेटल डाउन कर गया या 2 इंच सेटल डाउन कर गया, तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है। तो अब हम ऐसे करेंगे, इसको जो स्टार्ट हम करते हैं वो हम इस इक्वेशन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि इतने पोर्शन को थोड़ा सा इसकी डेरिवेशन भी देखते हैं और बाद में हम करेंगे इसकी फुल फॉर्म भी। तो इसको हम अब थ्री डिफरेंट केसेस में डिवाइड करते हैं। एक ये केस कि किसी स्ट्रक्चर के ऊपर कोई डायरेक्ट लोडिंग ना हो लेकिन कोई इनडायरेक्ट लोडिंग हो। अब वो इनडायरेक्ट लोडिंग कैसे होगी वो आगे एग्जांपल्स में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ केस नंबर 1। फिर केस नंबर 2 ऐसे होगा कि किसी बीम के ऊपर कोई भी, ये तो मैंने अभी सिर्फ मेंशन यूडीएल किया है, आप कोई भी इस पे लोड लगा सकते हैं। सो दिस इज़ केस नंबर 2। और केस नंबर 3 क्या होगा? मतलब हमारे पास कोई सपोर्ट सेटलमेंट आएगी, तो ये केस नंबर 3 होगा। तो जब आपके पास सपोर्ट सेटलमेंट भी होगी और उसके ऊपर कोई मतलब डायरेक्ट लोडिंग भी होगी, तो तब आप इस इक्वेशन को फुल फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब ये आई जे, इनको याद करने का तरीका आप थोड़ा सा देख लें कि इसको आपने वो रटना कैसे है। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि ये कोफिशेंट्स आप याद रख लें। ये बेसिकली स्टिफनेस कोफिशेंट्स हैं। ठीक है, आगे आपको चल के इसके बारे में भी डिटेल बताऊँगा। सो 2EI/L किसी भी मेंबर के लिए, ए बी के लिए भी आप यूज़ करते हैं, बी सी सी डी, इस तरह और भी मेंबर्स होंगे, तो हम उसको एक टर्म्स दे देंगे कि लेट सपोज ये कोई आई पॉइंट है और ये जे। अब आई जे ए बी भी हो सकता है, बी सी सी डी, इस तरह मुख्तलिफ जो भी आगे जितने स्पैन्स भी होंगे। सो 2EI/L। अब यहाँ गौर करें कि आई जो है वो पहला सबस्क्रिप्ट आ रहा है, तो इस एंड पे जो रोटेशन होगी, जो थीटा होगा, उस आई के साथ आपने 2 लगा देना है। बाकी जो दूसरा एंड है जे, उसके साथ आपने 1 लगा देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद करने का तरीका है। -3 डेल्टा ओवर एल, बेसिकली दिस इज 6 डेल्टा ओवर ई आई होता है ना, 6। तो वो 2 यहाँ पे निकला हुआ है, ये शेयर स्टिफनेस की कुछ कंट्रीब्यूशन आती है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस में, लेकिन आप ये याद रख लें। प्लस एफ ई एम, यानी इस एंड पे जो मूवमेंट होगा उसके साथ प्लस होगा, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज है, हम पॉजिटिव लेते हैं, और इस एंड पे ये क्लॉकवाइज आएगा, तो इसमें इसका जो एफ ई एम होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें 2EI/L। अब इसका पहला सबस्क्रिप्ट जे है, तो जे वाले थीटा के साथ आपका 2 आएगा, और जो दूसरा एंड है उसके साथ आपका 1 आएगा। और यहाँ पे आपका आई पहले था तो उसके साथ 2 आया, और जे था तो उसके साथ 1 आया, और जो 3 डेल्टा ओवर एल ऐसे रहेगा, इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस, क्योंकि हमारी काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज या सॉरी क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव है। अब हम इसके इस हिस्से को थोड़ा सा देखते हैं कि अगर कोई डायरेक्ट लोडिंग ना हो, यानी केस 1, ओनली दिस पार्ट, इसको थोड़ा सा डिराइव भी करते हैं और इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये याद रखें कि हर मेंबर के लिए आपकी 2 स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आएंगी, यानी एक स्लोप डिफ्लेक्शन होगी लाइक फॉर, अगर मैं ए बी की बात करूं
तो वो एम ए बी होगा, और दूसरी जो होगी वो एम बी ए होगा, और उसमें कुछ थीटा ए और थीटा बी होगा, और इसमें भी थीटा ए और थीटा बी। इन्हीं रिलेशनशिप को तो हम ढूंढ रहे हैं, और इन्हीं रिलेशन को हम स्लोप डिफ्लेक्शन रिलेशन या इक्वेशंस कहते हैं। अब अच्छा, इस पूरी स्लाइड्स को आपने नहीं देखना, जहाँ पे मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ आप वहाँ पे कंसंट्रेट करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब ये हमारा वो बी सी मेंबर है जो इसमें हमने लिया था, यानी बी सी मेंबर। अब इसके मेंबर्स एंड को मैं ए बी का नाम दे देता हूँ, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ए बी का नाम दे दिया मैंने। इसका मतलब है कि इसके मेंबर एंड्स के जो मूवमेंट्स हैं दैट इज़ एम ए बी, और उस एंड पे जो रोटेशन आएगी दैट इज़ थीटा ए, एंड दिस इज़ एम बी ए और थीटा बी, और मैं ये सारे काउंटर क्लॉकवाइज लगा रहा हूँ, ठीक है। वो आपको मैंने बता दिया, अगर नेगेटिव आ गया तो आप इनकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। अब यहाँ पे हम करते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन से अप्लाई, और ये हम हमेशा याद रखें कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इज़ ओनली वैलिड फॉर द लीनियर टाइप ऑफ एनालिसिस, यानी आपकी जो एम और थीटा की रिलेशन है वो हो ऐसी स्ट्रेट हो, यानी इसमें ऐसे जब कर्व आएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप थीटा लेते हैं और यहाँ पे एम लेते हैं तो इसका जो लीनियर पार्ट है बस यहाँ तक हम एनालिसिस कर सकते हैं, फिर आगे नॉन लीनियर का अपना कुछ प्रोसीजर है, ठीक है। तो वो हम नहीं डिस्कस कर रहे, इस हिस्से को हम नहीं डिस्कस कर रहे, सिर्फ इस हिस्से को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस अगर आप लीनियर स्ट्रक्चर लेते हैं तो उसमें आप लॉ ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। और लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, अगर मतलब किसी बीम के ऊपर दो फोर्सेस लगी हों तो आप बैक वक़्त सिर्फ एक को कंसिडर कर सकते हैं, उनको सॉल्व करें, फिर दूसरे को कंसिडर करें, उसको सॉल्व करें, और आखिर में दोनों को आप ऐड कर दें, यानी आप इनको ऐड कर दें। ये है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। बट दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर द लीनियर रेंज तक। अब हम पहले ऐसे करेंगे कि एम ए बी एंड ए पे लगा देंगे, और बी को एम बी पे जो बी एंड पे है एम बी को हटा देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। फिर दूसरे स्ट्रक्चर में हम एम बी ए को लगा देंगे और इसको नहीं लगाएंगे। अब देखें, जो थीटा ए आ रहा है या थीटा बी जो आ रहा है वो तो उस वक़्त आ रहा है जब आपका एम ए बी भी लगा हो और एम बी ए भी लगा हो, ठीक है। अब जब हम इस पॉइंट से एम बी से या बी पॉइंट पे हम एम बी ए को रिमूव कर देंगे तो अब जो रोटेशन आएगी वो थीटा ए नहीं होगी, उसको हम एक और सब्सक्रिप्ट का नाम दे देते हैं, उसको हम कह देते हैं कि थीटा ए वन, ठीक है, विच इज़ ओनली ड्यू टू, यानी ये एम ए बी की कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये एम ए बी आपका थीटा ए वन कास कर रहा है और थीटा बी वन। इस तरह जब आप एम बी ए को लगाएंगे तो वो थीटा ए टू और थीटा बी टू। अब फाइनली जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो चूंकि हमने कहा था कि हमारा काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो थीटा वन ए इज़ द काउंटर क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, और थीटा ए टू इज़ द क्लॉकवाइज सो नेगेटिव, तो ये आ जाएगा। इस तरह थीटा बी वन थीटा बी टू इज़ पॉजिटिव, ओके, और बिकॉज इट इज़ काउंटर क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज है तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों को जब आप सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे के, यानी इस फिगर को आप इसके ऊपर रख दें तो इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट, तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह आ जाएगी, और ये थीटा ए और ये इस चीज़ के बराबर होगा, जबकि ये होगा एम ए बी और यहाँ पे जो आएगा वो एम बी ए आएगा। तो इन एम ए बी, एम बी ए और थीटा बी, इन्हीं को हम स्लोप डिफ्लेक्शन रिलेशन या इक्वेशंस कहते हैं। अब हमने करना क्या है, अब हम सबसे पहले ये केस कंसिडर करेंगे कि जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए के ऊपर एम ए बी लगा हो, तो ये वो डायग्राम हो गई थीटा ए और थीटा बी वन वाली, ठीक है। अब दूसरा ये है कि सिंपल ये है, हम बेसिकली रोटेशन या डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने की वजह से, यानी आप ऐसे समझे कि एक बीम है उसके ऊपर एम ए बी लगा हुआ है, इसकी वैल्यू वैसे आप ले लें कि 10 किप फुट या 100 किप फुट या किप इंच, जो भी आप यूनिट लेना है। इसकी वजह से ये रोटेशन कितनी आएंगी,
तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बड़े तरीके हैं, एरिया मूवमेंट भी है, कॉन्जुगेट बीम भी है, यूनिट लोड भी है। मुझे यूनिट लोड अच्छा लगता है तो मैं आपको यूनिट लोड से पढ़ा दूंगा, ठीक है। यूनिट लोड में एक कैपिटल एम एक्स होता है और एक स्मॉल एम एक्स होता है, ठीक है। स्मॉल एम एक्स वो यहाँ से आएगा जहाँ पे आप, मतलब जहाँ पे आप रोटेशन फाइंड आउट कर रहे हैं वहाँ पे आपने यूनिट मूवमेंट लगा देना है, ठीक है। और जहाँ पे हम लेट सपोज वो फाइंड आउट करते हैं ट्रांसलेशन, तो वहाँ हम यूनिट फोर्स को अप्लाई करते हैं। ये जर्नल प्रोसीजर है, आप डिटेल में जो बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस के कोर्स में है वो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं इसकी वजह से, तो ये एम ए बी लग गया। इसके आप रिएक्शन वगैरह फाइंड आउट करें, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि ये लाजमी नहीं है कि किसी बीम के ऊपर कोई वर्टिकल लोड होगा तो उसके रिएक्शन डेवलप्ड होंगे, ठीक है। जब किसी स्ट्रक्चर पे अनबैलेंस मूवमेंट होता है तो तब भी आपके रिएक्शन एक कपल जनरेट होता है, ठीक, यानी एक ऊपर और एक नीचे। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जितना भी आपका स्ट्रक्चर पे अनबैलेंस मूवमेंट है उसको आप लेंथ पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये है, ये आपका जो है ये येलो कलर है, ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्रिएट करेंगे और इसी को बैलेंस करेंगे। तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, वन को बैलेंस करेगा। अब इसके ऊपर नेट जो अनबैलेंस मूवमेंट है वो वन लग रहा है, तो हम एम को ऊपर लिखते हैं, बेसिकली रिएक्शन इज इक्वल टू एम ओवर एल, ठीक है। अगर सिंगल पॉइंट पे लगा हो, अगर डबल दोनों एंड्स पे लगे हों तो उसके लिए भी है m1 माइनस m2। आप देखते हैं कि प्लस माइनस कौन सा बड़ा है, एल्जेब्रिकली सम आप निकालते हैं इसका, ठीक है। तो ये सारी बेसिक स्ट्रक्चर की जो है वो चीज़ें हैं आपके पास। तो यहाँ पे अब आपके पास ये आ गई, तो यहाँ से आपका आएगा कैपिटल एम एक्स, जो ये वैल्यू है, बेसिकली ये वैल्यू है, ठीक है, और स्मॉल एम एक्स की। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, इसको अगर हम देखें तो हम यहाँ से एक एक्स डिस्टेंस पे एक वो ले लेते हैं, सेक्शन ले लेते हैं, दिस इज़ एक्स और ये एक्स है, ठीक है। इस सेक्शन पे हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिख देते हैं। तो इस सेक्शन से इस साइड पे कितनी फोर्सेस हैं, दो, एक ये वर्टिकल लोड और एक मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे, यहाँ पे आपकी कोई कैद नहीं है कि आप इसको वो लें, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लें, आप ले भी सकते हैं। सो बेसिकली एम ए बी बाई एल इज़ ए फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, एक्स को आपने ले लिया, तो ये क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव आ गया, माइनस एम बी ए मूवमेंट डायरेक्ट है। इस मूवमेंट को आपने किसी डिस्टेंस से नहीं मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर्स हो जाता है डायरेक्ट। और इसके लिए जो आएगा, तो ये इक्वेशन जो है एम ए बी एल एक्स माइनस, तो ये आपके पास बन गई है, ठीक है। और इसके लिए आपके पास क्या होगा कि दिस इज़, इसको हम m1 कह देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने m1 लिखा हुआ है। तो ये 1 ओवर l इंटू एक्स आ जाएगा, इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे। और ये 1 है तो -1 कर दें, तो ये 1 ओवर एल एक्स माइनस 1। अब इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें और इसको इंटीग्रेट करें। बेसिकली इसमें जो ये एम ए बी ओवर एल हैं ये तमाम कांस्टेंट हैं, एक्स सिर्फ वेरी कर रहा है, तो इसका आप ले लेंगे, ये भी कांस्टेंट है। तो ये आप सिर्फ एक्स स्क्वायर एक्स का और इन चीज़ों का इसको सॉल्व कर लेंगे, यू नो दिस थिंग्स, तो यू विल गेट दिस थिंग। अब बेसिकली ये जो चीज़ आ रही है ये किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको आप स्टिफनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच ये रिलेशन है कि हम स्टिफनेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट मेथड तो बेस भी स्टिफनेस के ऊपर करते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी बेसिकली स्टिफनेस इज़ ए फोर्स, तो ये एम ए बी को आप यहाँ पे कर लें, सो दैट इज़ इक्वल टू 3EI ओवर एल इंटू थीटा A1। लेकिन अब ये भी फ़िलहाल तो स्टिफनेस तो हम कहते हैं बेसिकली फोर्स, लेकिन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है
कि आप इस थीटा वन को 1 कर देंगे। अब ये जो टर्म आपके पास बची है 3EI/L, बेसिकली ये जो है ये आपके पास स्टिफनेस कोफिशिएंट है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड सारा बेस ही इस स्टिफनेस के ऊपर करता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे थीटा B1 को, ये तो थीटा A1 हो गया। अब थीटा B1 को फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा B1 को फाइंड आउट करने के लिए जहाँ हम रोटेशन फाइंड आउट करते हैं वहाँ पे पॉइंट मूवमेंट को हम लगाते हैं। इसका मतलब है कि हम ये M1x नहीं यूज़ करेंगे बल्कि एक और यूज़ करेंगे और इसको हम कहेंगे M2x। ठीक है, M2x, और m तो उसी तरीके से आएगा, लेकिन इस वाले को हम M2x का नाम दे देंगे क्योंकि हम अब थीटा B1 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट मोमेंट लगाना है। इसके लिए तो वही इक्वेशन आपके पास जो है वो आ जाएगी। यहाँ हम इन दोनों का जो डिस्टेंस है x, तो इसके लिए जो mx होगा वो बेसिकली MAB/L इंटू एक्स माइनस MAB, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और इसके लिए क्या आ जाएगा, अब ये 1/L इंटू एक्स, यानी बेसिकली x/L, लेकिन ये नेगेटिव आएगा क्योंकि दिस कॉज द काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये आपके पास M2 आ गया और ये वही MX आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें और अपर और लोअर लिमिट लगा के इसको सॉल्व करें, यू विल गेट दिस। तो इस पिछले में आप देखें 3EI आ रहा था और इसमें 6EI आ रहा है। अब ये तो सिर्फ एक हो गया कि हमने MAB लगाया था, यानी अगर मैं इधर जाऊं तो हमने सिर्फ इस को जो है वो सॉल्व किया है। हमें आना यहाँ पे है, हमें बेसिकली आना यहाँ पे है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसका MAB और इधर मूवमेंट लगाएंगे और फिर इधर मूवमेंट लगाएंगे। तो वो आप इन्हीं प्रोसीजर को देखते हुए, तो मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, सिमिलरली यूजिंग द सेम प्रोसीजर फॉर थीटा B एंड थीटा A, जो आपने थीटा A1 और B1 के लिए किया था वही थीटा B2 और A2 के लिए भी कर दें। तो आपके पास ये कोफिशिएंट थोड़े से ऐसे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आप लिखें, जो इधर आ रहा था वो इधर आ जाएगा, जो इधर आ रहा था वो इधर आ जाएगा, कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर दोनों को कंबाइन कर लें तो अब थीटा A1 ये आ रहा है, थीटा B1 ये आ रहा है। ठीक है, आपको मैंने कहा था ये आ गया और ये ऐसे क्रॉस में चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, ये और ये और ये और ये आपके पास इस तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें। ठीक है, जब भी डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात हो आपके पास ये मैट्रिसेस के जो ब्रैकेट्स हैं ये आपके बस जहन में ऐसे गर्दिश करनी चाहिए। ठीक है, ये मैट्रिसेस के यहाँ क्या आएंगे। ठीक है, असल चीज़ सारी यही है और ईटैब भी इसी चीज़ों को लेता है। तो यहाँ पे अब आ गया हमारे पास, अच्छा ये चीज़ें आ गई। फाइनली हमने तो अब हमारे पास देखें थीटा A1, B1, A2 और B2 की सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। हमने तो बेसिकली थीटा A और थीटा B का रिलेशन फाइंड आउट करना है MAB और MBA के साथ। ठीक है, तो वो ये हैं, आप इसको सॉल्व करें। थीटा A इज इक्वल टू थीटा A1 और A2 और इस तरह ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके पास दो अननोन हैं MAB और MBA और दो इक्वेशनें हैं, तो आप इसको मतलब MAB और MBA के लिए सॉल्व करें, यू विल गेट दीज इक्वेशन। यानी इस एक इक्वेशन में से कोई MAB निकाल दें और इसमें पुट कर दें तो MBA आ जाएगा, वापस इसमें पुट कर दें तो MAB आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द general concept of the slope deflection equation. So thank you and Allah Hafiz.